हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं स्लाइसिंग साइंस। अभी तक हमने एमवीपीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये उसका 7th पार्ट है, जो कि ये लास्ट पार्ट रहने वाला है। इसके बाद आने वाली वीडियोस में मैं दूसरे किसी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लूँगा, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं बाकी बचे हुए पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को कवर करूँगा। अगर आपको किसी कंटेंट पर स्पेसिफिक वीडियो की नीड है तो आप बता सकते हैं। आप अपनी बात पहुंचाने के लिए कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 179 में पूछा गया है, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? तो इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हिमालयाज की श्रेणियाँ होती कौन सी हैं। उसके बाद ही आप पता लगा पाओगे कि बाहरी श्रेणी कौन सी है। इसमें मैं अगर देखूं तो यहाँ देखिए, सबसे नीचे यहाँ पर है शिवालिक। इसके बीच में है ये मिडल हिमालयाज, जिसे हिमाचल कहा जाता है। और ये है ग्रेटर हिमालयाज यहाँ पर। और इन ग्रेटर हिमालयाज के ऊपर ये है ट्रांस हिमालयाज। तो ट्रांस हिमालयाज में क्या है? कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। ग्रेटर हिमालयाज के अंदर क्या मिलता है? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम के अंदर। और जो इसके बाद में मिडल हिमालयाज है, मिडल हिमालयाज में की पीर पंजाल की रेंज भी मिलती है और महाभारत की रेंज भी मिलती है। और शिवालिक क्योंकि आउटर मोस्ट, सबसे बाहर देखो, अगर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो सबसे बाहर हमें कौन से मिलेंगे? आउटर मोस्ट हमें शिवालिक की पहाड़ियाँ मिलेंगी। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिवालिक्स। अब शिवालिक के अलावा इसमें दे रखा है महाभारत, लद्दाख, पीर पंजाल। हम इन श्रेणियों को तो पढ़ेंगे ही, बाकी जो रेंज हैं हिमालय की उनको भी एक बार लिस्ट डाउन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो ट्रांस हिमालयाज हैं उसके अंदर सबसे पहले कराकोरम रेंज है। और कराकोरम रेंज में क्या है कि इसके अंदर K2 माउंटेन भी पाया जाता है। K2 माउंटेन का दूसरा नाम है माउंट गॉडविन ऑस्टिन, और ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ये पीओके के अंदर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। दूसरी रेंज है जास्कर रेंज, तीसरी है लद्दाख रेंज। अगर हम बात करें हिमालयन रेंज की तो इसके 3 पार्ट हैं, द ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और आउटर हिमालयाज। जैसा कि हमने मैप में देखा, ग्रेटर हिमालयाज का दूसरा नाम हिमाद्री है, लेसर हिमालयाज का दूसरा नाम हिमाचल है और आउटर हिमालयाज का दूसरा नाम शिवालिक है। ग्रेटर हिमालयाज के अंदर जो मेन माउंटेन है वो है, एक है माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, दूसरा है माउंट कंचनजंगा, ये हमने देखा मैप में कि सिक्किम में है। अब लेसर हिमालयाज के अंदर मेन जो माउंटेन है वो है पीर पंजाल रेंज और दूसरा है महाभारत रेंज। लेसर हिमालयाज जो कि हिमाचल बोलते हैं, इसके अंदर शिमला, मसूरी और दार्जिलिंग की जो हिल्स हैं वो स्टेशन भी इस लेसर हिमालयाज के अंदर ही आते हैं। तीसरा है आउटर हिमालयाज और शिवालिक्स। इनकी जो वैलीज़ हैं और जो हिल्स हैं ये बहुत ही नैरो होती हैं, बहुत ही छोटी होती हैं। तो सबसे ऊंचा अगर पर्वतमाला हमें देखने को मिलती है वो मिलती है द ग्रेटर हिमालयाज में। और ट्रांस हिमालयाज और हिमालयन रेंज, इनको मैंने यहाँ पर अलग अलग इसलिए रखा है क्योंकि जो ट्रांस हिमालयाज हैं इनको हिमालयन रेंज का हिस्सा नहीं माना जाता। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो ट्रांस हिमालयाज हैं ये हिमालय बनने से पहले ही बन चुके थे। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जो ट्रांस हिमालयाज हैं ये मेन हिमालयन रेंज से थोड़े से छोटे हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी रेंज है जो कि हिमालय का पार्ट है। तो अगर आपको ये तीनों के तीनों रेंज दे दी गई हैं 3 ऑप्शन में, और इनमें से कोई एक रेंज का नाम लिख दिया गया है, तो आप इन्हीं में से एक रेंज का नाम चूज करेंगे जो कि हिमालयन रेंज का पार्ट कहा जाएगा। ये तीनों हिमालयन रेंज की पार्ट नहीं आएंगे। और हम देखते हैं कि जो महाभारत है वो महाभारत मिडल रेंज का पार्ट है, पीर पंजाल भी मिडल रेंज का पार्ट है, और जो लद्दाख है ये ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है। और हमारा आंसर एक है शिवालिक, जो कि आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयाज की। इसके अलावा मैं अगर कहीं और नज़र डालूं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये एरिया है छोटा नागपुर प्लेटू, यहाँ है विंध्या रेंज और इसके नीचे है सतपुड़ा रेंज। तो ये भी पूछा जा सकता है कि विंध्या रेंज नॉर्थ में है सतपुड़ा के, या फिर सतपुड़ा रेंज नॉर्थ में विंध्या के। और जो रिफ्ट वैली का जो क्वेश्चन आया था, जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, वो यही था कि इनके बीच में जो नदी बह रही है वो है नर्मदा नदी, और यहाँ पर जो नदी बह रही है यहाँ पर वो है तापी नदी। यहाँ पर जो ये हिल्स हैं ये हैं महादेव हिल्स, और 2 इम्पोर्टेंट जो रेंज हैं ये है वेस्टर्न घाट और इस तरफ है ईस्टर्न घाट।
अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न घाट बिल्कुल कंटिन्यूअस है, जबकि ईस्टर्न घाट कंटिन्यूअस नहीं है, लगातार नहीं है। इसके बीच में क्योंकि नदियाँ बह रही हैं, नदियों को भी अपना रास्ता अपना निकाला है उन्होंने, जिसके कारण ये ज़्यादा कंटिन्यूअस नहीं रह पाया। क्वेश्चन नंबर 180, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में अवस्थित है? वो है उत्तराखंड में। इसके बारे में अगर हम कुछ बातें और जानें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या है? ये इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, सबसे पुराना है। 1936 में ये नेशनल पार्क बना था। उस टाइम पर जो इसका नाम था वो था हेले नेशनल पार्क, लेकिन 1957 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये किस रिवर पर स्थित है? ये रिवर पर स्थित है रामगंगा रिवर पर। क्वेश्चन नंबर 181, द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो हम अगर ये इस तरह से अपने मैप को देखें तो इस एरिया में, अभी मैंने पिछले मैप में भी दिखाया था, वो था ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, और इधर था वेस्टर्न घाट। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का बतानी है, लेकिन हम क्योंकि केवल एक चोटी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम अलग अलग जो इंडिया के अंदर पाई जाती हैं हाईएस्ट पीक्स उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया क्या है। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। जो K2 है वो भी इंडिया का ही है, लेकिन वो फिलहाल POK के अंडर है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि कंचनजंगा को लगाएं या फिर K2 को लगाएं। अगर हमारे ऑप्शन में कंचनजंगा दिया हुआ है तो आप कंचनजंगा पर लगाएं, अगर वो कंचनजंगा नहीं दिया हुआ है, K2 दिया हुआ है, तो आप K2 को अपना आंसर मानकर चलें। अब इसके बाद में देखें कि इंडियन पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीप। और प्रायद्वीप वो हिस्सा होता है जो ऐसा लैंडमास जो कि अपने तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं या फिर पेनिनसुला कहते हैं। तो इंडियन पेनिनसुला में हम नॉर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल इंडियन पेनिनसुला की बात कर रहे हैं। उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसमें सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। तो ये अनाईमुदी कहाँ है? ये अनाईमुदी है केरला के अंदर। और जो केरला का ये हिस्सा है अनाईमुदी का, ये भी किस में पाया जाता है? ये है वेस्टर्न घाट के अंदर ही। तो वेस्टर्न घाट की अगर बात आ जाए कि वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आप लगाओगे अनाईमुदी को। अगर बात करें ईस्ट घाट की, तो ईस्टर्न घाट में आप आंसर लगाओगे महेंद्रगिरी पर। और ये महेंद्रगिरी कहाँ है? ये है उड़ीसा के अंदर। इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। जो अनाईमुदी की हाइट है वो है 2695 मीटर। इसलिए अनाईमुदी पूरे इंडियन पेनिनसुला में अगर ऊंची चोटी की बात करें तो अनाईमुदी आएगा। केवल ईस्टर्न घाट की बात करें तो उसमें आएगा महेंद्रगिरी, और इसमें ऑप्शन नंबर 4 में महेंद्रगिरी दिया भी हुआ है। अगर हम बात करें इसमें ऊटी की, तो ये ऊटी तमिलनाडु के अंदर ही एक हिल स्टेशन है। जो डोडा बेटा है ये हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स की। नीलगिरी हिल्स हैं, जैसे यहाँ पर केरला है, इधर कर्नाटका है, और यहाँ है तमिलनाडु। तो इसके यहाँ कॉन्फ्लुएंस पर जहाँ पर ये मिल रहे हैं आपस में, यहाँ है नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची अगर चोटी की बात करें तो उसका है डोडा बेटा पीक। डोडा बेटा मतलब दादा बेटा नीलगिरी में बैठे हैं। तो डोडा बेटा पीक नीलगिरी की बड़ी हिल्स है, सबसे ऊंची हिल है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 182 में पूछा गया है, वेम्बनाड लेक इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। एक लेक का नाम दिया गया है वेम्बनाड लेक, वो किस स्टेट में है ये हमें बताना है। तो ये वेम्बनाड लेक है केरला के अंदर। केरला के अंदर एक और इम्पोर्टेंट जो लेक है वो है अष्टामुडी लेक। तो दो लेक इनके नाम याद रखें, एक तो वेम्बनाड लेक और एक अष्टामुडी लेक। अगर सेकंड ऑप्शन को देखें तो सेकंड ऑप्शन में लिखा गया आंध्र प्रदेश। तो आंध्रा में अगर हम बात करें कौन सी फेमस लेक है, तो दो मोस्ट फेमस लेक हैं, एक है कोलेरू लेक और एक लेक है पुलिकट लेक। ये दोनों ही बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोलेरू लेक और पुलिकट लेक किस राज्य में, तो ये दोनों ही आंध्र प्रदेश में है। जो पुलिकट लेक है वो सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिस मतलब खारे पानी की लेक है, सेकंड लार्जेस्ट इंडिया की। और जो फर्स्ट लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा जो खारे पानी की लेक है इंडिया में, वो है चिल्का।
कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के नाम मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिए हैं, आप इनको वीडियो को पॉज करके इसको याद कर लें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 183 की। 183 में क्या बोला गया है, व्हेन इज़ द ह्यूमन राइट डे इज़ सेलिब्रेटेड। ये जो इम्पोर्टेंट दिन हैं जो कि सेलिब्रेट किए जाते हैं, ये भी हर बार पूछे जाते हैं। तो हमें कुछ इम्पोर्टेंट डेज की लिस्ट अभी आपको देने वाला हूँ, उसको ध्यान से याद करेंगे। हम बाद में बात करेंगे कि ह्यूमन राइट डे किस दिन मनाया जाता है। जैसे 12 जनवरी को होता है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, और इस दिन मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट दिन है वो है 5 जून का, ये होता है इन्वायरमेंट डे के नाम से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। 16 सितंबर का दिन भी इम्पोर्टेंट है, वो ओजोन की प्रोटेक्शन के लिए मनाया जाता है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी जी का जो जन्मदिन है उसको गुड गवर्नेंस डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। और 26 नवंबर को अगर हम बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं। अगर 22 अप्रैल की बात करें तो इस दिन अर्थ डे मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। यह ह्यूमन राइट डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1948 में जब यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी तो उसमें इस ह्यूमन राइट के लिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट को अडॉप्ट कर लिया गया था। मतलब कि सब जगह पर ह्यूमन राइट्स को रिकग्नाइज कर लिया गया था कि भाई ह्यूमन राइट्स को रिकग्नाइज किया जाना चाहिए हर जगह पे। तो इसलिए 10 दिसंबर का दिन ह्यूमन राइट डे के नाम से मनाते हैं। अब हम एंट्री कर चुके हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस में। 184 जो क्वेश्चन है वो पॉलिटी का ही है। इसमें पूछा गया है कि पार्लियामेंट किन से मिलकर बना हुआ। तो पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होते हैं प्रेसिडेंट साहब। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकसभा में 550 सीट अलोकेट कर रखी हैं कि 550 मेंबर्स हो सकते हैं लोकसभा के अंदर, जिसमें से 530 मेंबर होंगे स्टेट से और 20 मेंबर होंगे यूटीज से। अब इसमें एक्चुअल में क्या हो रखा है कि 550 की बजाय 543 ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एट प्रेजेंट लोकसभा में हैं। इसी तरह से राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूशन ने मैक्सिमम अलाउड कर रखा है 250 का, लेकिन एट प्रेजेंट 245 ही मेंबर्स राज्यसभा में बैठते हैं, जिसमें से जो 12 मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है और इलेक्शन के बाद 243। तो टोटल हो गए हैं 245 राज्यसभा के अंदर। तो पार्लियामेंट के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा में बिल अगर मान लो किसी ने पेश कर दिया तो उसके बाद में वो राज्यसभा जाता है। राज्यसभा के बाद जब तक प्रेसिडेंट की एसेंट, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर उस पर नहीं हो जाते, तब तक वह कोई बिल कानून नहीं बनता है। विच फंडामेंटल राइट प्रोहिबिट द चाइल्ड लेबर। कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। देखिए जो फंडामेंटल राइट हैं, मौलिक अधिकार हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता दूं। जो आर्टिकल 14 है वो है राइट टू इक्वलिटी, किसके सामने, बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सब बराबर है। आर्टिकल 15 किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में बोला गया है कि किसी को किसी के जेंडर के रिलेटेड, किसी के रिलीजन के रिलेटेड, किसी के रंग के रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। 16 में सबको बराबर अधिकार दिया गया है, अपॉर्चुनिटी दी गई है जॉब के लिए। इसके अलावा जो रिजर्वेशन है वो भी आर्टिकल 16 में दिया गया है। इसके बाद में आर्टिकल जो 17 है वो अनटचेबिलिटी को अबोलिश करता है, अनटचेबिलिटी को। इसके बाद में आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम टू स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो कहाँ है, आर्टिकल 19 के अंदर। आर्टिकल जो 21 है वो राइट टू लाइफ के लिए होता है। राइट टू लाइफ में इसी के अंदर 21A जो राइट टू एजुकेशन है वो 21 के ए के अंडर में लिखा गया है। अब यहाँ पर जो 23 है ये फोर्स्ड लेबर, जो कि ज़बरदस्ती काम करवाते हैं और उसकी सैलरी मज़दूर को नहीं दी जाती, वहाँ पर फोर्स्ड लेबर के अगेंस्ट में। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो ह्यूमंस को इलीगली पकड़कर और कहीं उनको किसी दूसरे इलीगल काम में जब लगा दिया जाता है तो उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, वो आर्टिकल 23 के अंदर है। और किसी बच्चे को किसी फैक्ट्री के अंदर
काम करने से रोकने के लिए जो प्रोहिबिट करता है वो करता है आर्टिकल 24। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसके अलावा अगर हम बात करें 25 से 28 तक, तो ये रिलीजन के रिलेटेड है। कई बार अगर हम आर्टिकल देखें यहाँ पर आर्टिकल 25, 26, तो हमें पता लग जाना चाहिए कि 25 से 28 तक तो क्या है, ये तो रिलीजन के रिलेटिंग है। सबको इक्वलिटी देता है अपने रिलीजन को प्रोफेस करने के लिए, किसी भी तरह को किसी भी भगवान को मानने या ना मानने की फ्रीडम देता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आर्टिकल 32, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट किसी भी आदमी का अगर हनन होता है तो उस टाइम पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। द इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज फॉर द लोकसभा आर बेस्ड ऑन, जो लोकसभा के इलेक्शन में जो कंस्टिट्यूएंसीज बांट दी जाती हैं अलग अलग, वो किसके बेस पर होती हैं? वो होती हैं पॉपुलेशन के बेस पर, कि इतनी पॉपुलेशन का एरिया यहाँ तक है तो यहाँ पर एक कंस्टिट्यूएंसी है, यहाँ के बाद में दूसरा कंस्टिट्यूएंसी है। हर कंस्टिट्यूएंसी में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फिर चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या है? इसमें आप ऑप्शन नंबर 3 देखें, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में यही तो है कि लोगों को पार्टिसिपेट किया करने के लिए आज़ादी दे रखी है कि भाई आप पॉलिटिक्स में आ सकते हैं और आप भी अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी देता है सिटीजन्स को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए डेमोक्रेसी में। द पावर टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड इन, कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है कि अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अगर आप बदलना चाहते हैं, जो कि पहले संविधान में लिखा गया है, अगर आपको उसको बदलना चाहते हैं तो किसके पास पावर है कि उसको संशोधित कर सके? तो वो पावर है पार्लियामेंट के पास। और पार्लियामेंट को अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी संशोधन करना है तो वो संशोधन होगा आर्टिकल 368 के अंडर। ये जो आर्टिकल्स हैं इनको भी आप याद कर लें, धीरे धीरे अगर बार बार इनको थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो ये याद हो जाते हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ चाइनाज पार्लियामेंट? चाइना के अंदर जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। क्या बोलते हैं? NPC। और जो कांग्रेस है, यहाँ पर देखो ऑप्शन 1 में क्या दे रखा? कांग्रेस। ये कांग्रेस बोला जाता है कहाँ पर? USA के अंदर। इसके बाद में जो ड्यूमा है, ये ड्यूमा है कहाँ की पार्लियामेंट है? ये है रसिया की पार्लियामेंट। और इसके बाद में जो ऑप्शन 3 में दे रखा है नेसेट, ये है इजराइल की। इजराइल में केवल जैसे हमारे यहाँ पर बाई कैमरल है ना, यहाँ पर 2 हैं, लोकसभा एक हाउस है, एक राज्यसभा है, एक लोअर हाउस है, एक अपर हाउस है। ऐसे नेसेट जो है इजराइल का, यहाँ पर एक ही हाउस है जिसे यूनिकैमरल बोलते हैं। यहाँ पर यूनिकैमरल पार्लियामेंट है जिसे बोलते हैं नेसेट। तो इसके अलावा अगर हमें 190 की बात करें, इन विच फंडामेंटल राइट द राइट टू एजुकेशन इज इनहेरेंट। अभी मैंने ऊपर बताया था कि आर्टिकल 21A के अंडर में राइट टू एजुकेशन लिखा गया है। अब व्हेन द सोशलिस्ट एंड द सेक्युलर वर्ड्स वर इनकलकेटेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष शब्द कब शामिल किए गए थे? वैसे ही प्रीएम्बल में हमारे संविधान को केवल एक बार अमेंड किया गया है, एक बार इसमें संशोधन किया गया है। वो किया गया था जब 42वीं बार संविधान का संशोधन हुआ 1976 में। इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये 3 वर्ड इसमें 42nd में 1976 में ऐड किए गए थे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी? जुडिशरी का रोल क्या होता है डेमोक्रेसी में? जुडिशरी का रोल होता है टू प्रोवाइड जस्टिस एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करना और उनको न्याय देना ही जुडिशरी का मेन फंक्शन होता है। अब है 193, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू कंटेस्ट इलेक्शंस टू द लोकसभा? लोकसभा में अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लोकसभा से क्या बनते हैं? MP। अगर आप MP का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स। लेकिन अगर आप राज्यसभा में MP बनना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 30 ईयर। और अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर आप खड़े होना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 35। और अगर आप पंचायत के इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं, सरपंच बनना चाहते हैं, प्रधान बनना चाहते हैं अपने गांव का, तो वहाँ पर मिनिमम एज 21 ईयर रखी गई है। और वोट देने के लिए, अगर आप इलेक्टर बनना चाहते हैं, वोट देने के लिए आपकी एज 18 ईयर होनी चाहिए। इस तरह से ये अलग अलग क्राइटेरिया हमें
देखने को मिलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 194। 194 में क्या पूछ रखा है, कह रखा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। 1970s में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उसके बाद में हमारे खेतों में फसलों की पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो ये ग्रेन की प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो इस मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा रिवॉल्यूशन आया था, ये आया था वाइट रिवॉल्यूशन। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका किसने निभाई थी, वो थे डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन। इन्होंने क्या किया था कि 1970s में इन्होंने देखा कि एक अमूल कंपनी है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें बहुत सारे किसान मिलकर एक साथ दूध का उत्पादन करते हैं और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन ने इसी मॉडल को पूरे देश में लागू करने की पहल की थी। इसी को ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया। तो ऑपरेशन फ्लड भी मिल्क रिवॉल्यूशन का ही एक पार्ट है। इसके बाद में यहाँ के ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा फिश प्रोडक्शन। तो जो फिश प्रोडक्शन था, फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसे बोला जाता है ब्लू रिवॉल्यूशन। आप इसको कैसे याद करोगे, देखो दूध कैसा होता है, सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद के लिए क्या था, वाइट रिवॉल्यूशन। और जो मछलियां हैं कहाँ रहती हैं, पानी में रहती हैं, और जो पानी का रंग कैसा होता है, ब्लू होता है, तो फिश के लिए कैसा रिवॉल्यूशन था, ब्लू रिवॉल्यूशन। अब ऑयल सीड, ऑयल सीड के लिए क्या रिवॉल्यूशन था, ऑयल सीड वैसे अगर आप तेल देखो, सरसों का तेल देखो तो कैसा होता हो, पीला पीला होता है ना, तो इसका जो रिवॉल्यूशन था वो था येलो रिवॉल्यूशन। अगर गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात करें तो गोल्डन रिवॉल्यूशन किसके रिगार्डिंग था, हॉर्टिकल्चर के लिए। हॉर्टिकल्चर में कौन कौन आते हैं, ये आते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मतलब फल सब्जियां, और फूल फ्लावर्स। तो इनके अंदर इनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या लाया गया, गोल्डन रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन में क्या आता है, सिल्वर रिवॉल्यूशन में आता है एग का प्रोडक्शन बढ़ाना। तो ये सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, एग के प्रोडक्शन से। अगला क्वेश्चन है 195, विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद अमूल। अभी मैंने अमूल की बात की थी डॉक्टर वर्गीस कुरियन के रिगार्डिंग, कि उन्होंने इनके मॉडल को अपनाया था, इनकी सक्सेस स्टोरी को अपनाया था। तो जो अमूल है वो कहाँ का बेस्ड है, वो गुजरात में बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी सेक्टर। देखिए इसमें पूछा गया है कि तृतीय का क्षेत्र का उदाहरण है। तो सबसे पहले तो आप देखें कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है। फिर देखें कि द्वितीयक सेक्टर में क्या आता है, यानी सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है। फिर तृतीयक में देखें, फिर तब पता लगेगा कि टर्सरी में क्या आता है, तब हमारा ये टॉपिक कवर होगा। देखिए प्राइमरी में क्या आता है कि इसमें हम एग्रीकल्चर को इंक्लूड करते हैं, कृषि को इंक्लूड करते हैं। कहीं पर माइनिंग करनी है, खान खोदनी है, खनन करना है, किसी चीज़ को निकालना है, कोई मिनरल निकालना है, तो वहाँ भी माइनिंग का काम भी किस में आता है, प्राइमरी में आता है। इसके बाद में अगर आप फिशरीज़ है, फिशरीज भी तो एग्रीकल्चर का एक पार्ट है, मछली पालन भी, तो वो भी प्राइमरी में ही आएगा। मतलब कि जहाँ पर रॉ मटेरियल वहीं से शुरू हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी वहाँ से शुरू हो रही है। अगर आप घर पे खाना खाते हैं तो जो अनाज आता है वो अनाज कहाँ कहाँ से होकर आता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है, वो स्टार्ट होता है खेती करने से। जब ये प्राइमरी सेक्टर्स के वाले काम कर देते हैं, वहाँ से रॉ मटेरियल लेता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, जैसे कोई फैक्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरिंग हब है, कोई सीमेंट बनाने की कंपनी है, वो जो रॉ मटेरियल कहीं से लाता है, जो रॉ मटेरियल होगा वो है प्राइमरी सेक्टर का पार्ट। लेकिन जब उसको प्रोसेस किया जाता है तो ये आ जाता है द्वितीयक सेक्टर का पार्ट। अब तृतीयक में क्या आता है, इसमें आती हैं सर्विसेज। सर्विसेज कैसी, अगर मान लो कोई एजुकेशन की सर्विस है, कोई आदमी किसी को कंप्यूटर सिखा रहा है, कोई आदमी किसी को क्लास के नोट्स बताने लग रहा है, तो ये एजुकेशन सर्विसेज के अंदर आ गई। अब इसके बाद में जो आईटी सेक्टर है वो भी सर्विसेज के अंदर आ गया। हॉस्पिटल्स के अंदर में जो पेशेंट्स की मदद की जाती है, पेशेंट रोगियों की जो देखभाल की जाती है, जो हॉस्पिटलिटी दी जाती है, वो भी किसके अंदर आ जाएगा, वो आ जाएगा सर्विसेज के अंदर। और जो सर्विसेज हैं वो किसके अंदर आएगी, तृतीयक सेक्टर के अंदर। अब हम देखेंगे ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन में दिया हुआ है फिशरीज, माइनिंग, फॉरेस्ट्री और एजुकेशन। तो तृतीयक सेक्टर में क्या आ गया, एजुकेशन आ गया, क्योंकि ये फॉरेस्ट्री, माइनिंग और फिशरीज प्राइमरी सेक्टर के पार्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 198, वेयर डिड द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन ओक्योर्ड इन इंडिया ड्यूरिंग 1943। 1943 में कहाँ पर बहुत ज़्यादा भयानक, सबसे भयानक अकाल पड़ा था, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बंगाल।
अगर ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल कहें तो 1770 में क्या हुआ था कि 12 मिलियन पीपल मारे गए थे। 12 मिलियन पीपल, इसका मतलब 1 करोड़ 20 लाख लोग मारे गए थे। इतने लोग मारे गए थे इस अकाल में, भूखमरी में। 1866 में भी एक अकाल हुआ था जिसमें उस टाइम पर जो क्रॉप्स थी वो फेल हो गई थी। तो क्रॉप के फेल होने के कारण, फसलों का खराब होने के कारण भी उस टाइम पर अकाल गिरा था और 1866 में भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। 1943 की जो ये बात कर रहे हैं, 1943 में क्या हो रहा था, 1940 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला हुआ था। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो राइस की सप्लाई होनी थी वो देश में यहाँ भेजने की बजाय उसको कहाँ भेज दिया गया, वहाँ भेज दिया गया जहाँ पर सिपाही लड़ाई लड़ने लग रहे थे। और जो बेचने वाले थे होर्डिंग करने लग गए, उनको स्टोर करने लग गए, इलीगल रूप से अपने पास रखने लग गए, जिससे दाम और बढ़ गए। और उन्होंने भी यही कोशिश की कि वार के दौरान जो सिपाही है वहीं भेज दें, क्योंकि वहाँ से उनको ज़्यादा रुपया मिल रहा था। इसके कारण क्या हुआ कि फूड की शॉर्टेज हो गई और 1943 में बंगाल में फिर से बहुत बड़ा भयानक जो अकाल था वो देखने को मिला। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बंगाल। 199 में क्या है, द इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेशन ऑफ विच इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेरोजगारी। बेरोजगारी की अगर बढ़ोतरी हो जाए तो उससे क्या समझ में आएगी बात, कि वहाँ पर मंदी हो रखी है। मंदी कब आती है, जब सप्लाई तो ज़्यादा हो जाए, मतलब नौकरी मांगने वाले तो ज़्यादा हैं और उनकी डिमांड कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, जितनी डिमांड होगी उतनों को तो ये नौकरी दे देंगे, बाकी बच जाएंगे। तो जो बाकी बच जाएंगे वो क्या करेंगे, वो बेरोजगार हैं। तो जो बेरोजगारी होगी, अगर बेरोजगारी की वृद्धि होगी तो इसका मतलब वो मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 डिप्रेस्ड इकोनॉमी इसका आंसर है। इसमें 2 वर्ड और दिए गए हैं, एक है मिक्स्ड इकोनॉमी और एक है कैपिटलिज्म इकोनॉमी। देखो, मेन जो इकोनॉमी के जो पार्ट माने जाते हैं वो 2 तरह के हैं। एक है सोशलिज्म, जिसमें सरकार क्या करती है, हर चीज़ को कॉमन करती है कि भाई कोई भी चीज़ प्राइवेट नहीं है, सब एक किसी चीज़ का यूज कर सकते हैं। और जो कैपिटलिज्म है उसमें क्या होता है कि प्राइवेट ओनरशिप होती है, मतलब कुछ लोगों की अपनी ज़मीन होगी और वही उनके मालिक होंगे। इसमें सोशलिज्म में क्या होता है कि गवर्नमेंट ही मालिक होती है किसी भी चीज़ का, सब चीज़ें पब्लिक होती हैं और गवर्नमेंट ही मालिक होती है। मिक्स्ड में क्या होता है कि कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी जो गवर्नमेंट चला रही होगी और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होंगी, प्राइवेट ओनरशिप होगी, लोगों के अपने मालिकाना हक होंगे। तो हमारे देश में जो जो मॉडल अपनाया जाता है वो मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया जाता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 200। इसमें क्या बोला गया है कि SSA सर्व शिक्षा अभियान हैज बीन लॉन्च्ड फॉर चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए चलाया गया, तो इसका सीधा आंसर है ये चलाया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अभी भी आप देखेंगे कि 8th क्लास तक के बच्चों को बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा दी जाती है और कंपलसरी कर दी गई है, ताकि 6 से 14 साल के हर एक बच्चे को शिक्षा दी जा सके और वो जो शिक्षा हो वो क्वालिटी एजुकेशन हो। कोई भी बच्चा 6 से 14 साल का स्कूल से बाहर नहीं होना चाहिए, उसका नाम स्कूल में भी होना चाहिए और वो स्कूल में प्रेजेंट होकर अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे। ये सर्व शिक्षा अभियान का मेन एम था। तो इस तरह से हमने कोशिश की कि आपको किस तरह से ये बताया जाए कि MVPP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे और आने वाले एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की भरपूर संभावना है। तो आप इस तरह से ही अपने पेपर को भी वहाँ अटैम्प्ट करेंगे, लेकिन वहाँ पर क्योंकि यहाँ मुझे समझाना था तो मैंने ज़्यादा समय लिया समझाने में। वहाँ पर आपको किसी को समझाना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है कि किस एंगल से ये पूछा गया है और उसका आंसर देकर जल्दी से निकलना है, ज़्यादा अटकना नहीं है। जो क्वेश्चन मुश्किल है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऑप्शन को टिक ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप अगर वहाँ पर गैस लगा रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा उसके पीछे भी कोई लॉजिक हो। ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके आप टिक लगा रहे हैं। तो आप अच्छे से पेपर देकर आएँ और यही क्वेश्चन केवल MVPP के लिए नहीं, बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी मैं जैसे बार बार आपको कह रहा हूँ, ये वहाँ भी आपको काम आने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम अपनी क्लास का जो सिलेबस है उसको आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। बने रहिए स्लाइसिंग साइंस के साथ। कीप स्माइलिंग, हैप्पी लर्निंग।
थैंक यू वेरी मच।